हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। और आज के सेशन में हम लोग इंडिया भूटान बायलैटरल रिलेशनशिप को समझने वाले हैं। हम पहले बेसिक इंट्रोडक्शन से डिस्कस करेंगे कि रिसेंट में अभी क्या क्या एक्टिविटीज़ और क्या स्टेप्स लिए गए हैं, और इसके बाद से हम एरियाज ऑफ कोऑपरेशन पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट में। देन सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडिया भूटान बायलैटरल रिलेशनशिप में, और करंट पोजीशन क्या है। जिस तरीके से चाइना का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इंडिया के नेबरहुड में, उसका इम्पैक्ट इंडिया भूटान बायलैटरल रिलेशनशिप में क्या पड़ रहा है। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कुछ चैलेंजेस हैं तो एक वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, जिससे कि इंडिया भूटान का जो बायलैटरल रिलेशनशिप है इसका इसके इसके जो जो इसे मेंटेन किया जा सके, इसे और डीपन किया जा सके, इसे और स्ट्रॉन्ग किया जा सके। तो ये कुछ स्ट्रक्चर रहने वाला है आज के डिस्कशन का। ओके तो वीडियो को मैं शुरू करूँ इससे पहले हम्बल रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा। इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पर आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं मेरे साथ में। ओके तो इंडिया भूटान रिलेशनशिप की हम बात करें तो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है इंडिया और भूटान के बीच में वो इस्टेब्लिश किया गया था 1968 में। दो की जो ट्रिटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन है इंडिया और भूटान के बीच में, वो 1949 को साइन कर दी गई थी। तो बेसिक फ्रेमवर्क है जो इंडिया भूटान बायलैटरल रिलेशनशिप का, वो इस ट्रिटी से ड्रिवन होती है। ये फाउंडेशन है जिसको दोनों कंट्रीज़ ने रिवाइज किया था फरवरी 2007 में। तो फरवरी 2007 में इंडिया और भूटान ने अपनी ट्रिटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन 1949 को रिवाइज किया था, और इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन 1968 से शुरू होते हैं, जब इंडिया ने अपनी स्पेशल ऑफिस थिम्पू में अपनी इस्टेब्लिश की थी। तो यहाँ से डिप्लोमेटिक रिलेशन की शुरुआत होती है। 2018 में गोल्डन जुबली ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप सेलिब्रेट की जाती है। 2018 में फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1968 में, जब इंडिया ने अपनी स्पेशल ऑफिस थिम्पू में स्टैब्लिश किया था। ओके तो इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसका एक सेंट्रल पिलर है इंडिया भूटान का बायलैटरल रिलेशन। तो इस इमेज में आप देख सकते हो ये भूटान है आपका, और इसकी जो लोकेशन है, स्ट्रैटेजिक पोजीशन है, ये इम्पोर्टेंस क्रिएट करता है भूटान की इंडिया के पर्सपेक्टिव से। ओके इधर आपका चाइना हो जाता है, और चाइना ये एक पॉइंट है जहाँ पर आपका इंडिया का जो सिक्किम है, इधर भूटान है और ये चाइना है, इसकी टेरिटरी मिलती है। ऊपर से जो ये जो कॉरिडोर है यहाँ पर, ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है इंडिया को नॉर्थ ईस्ट के साथ में। तो ये स्ट्रैटेजिक पोजीशन इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया हमेशा से चाहेगा कि जो चाइना है वो फर्दर साउथवर्ड इनक्रोच ना करे, इसलिए यहाँ की जो 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 टेरिटोरियल सिक्योरिटी है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके तो इंडिया भूटान यूनिक एंड टाइम टेस्टेड बायलैटरल रिलेशनशिप शेयर करते हैं, जिसको आप कैरेक्टराइज करो अगर फीचर्स बताओ तो दिस इज बेस्ड ऑन द ट्रस्ट, गुडविल एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। दोनों ही कंट्रीज के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट है, गुडविल है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो इनकी बायलैटरल रिलेशनशिप को यूनिक बनाता है और टाइम टेस्टेड बनाता है। जब जब भी सिचुएशन आई है, इंडिया ने भूटान को सपोर्ट किया है, भूटान ने इंडिया को सपोर्ट किया है, चाहे वो रीजनल इश्यूज पे हो चाहे वो इंटरनेशनल इश्यूज पे हो। ओके तो जो ये स्पेशल रिलेशनशिप है इंडिया और भूटान की, आप इसे ये सस्टेन्ड है बाय द ट्रेडिशन ऑफ रेगुलर हाई लेवल विजिट्स। सो इंडिया और भूटान की जो ये रिलेशनशिप को अगर देखो तो इस पर रेगुलर लेवल पे बहुत ही फ्रिक्वेंट हाई लेवल विजिट्स होती हैं, डायलॉग्स होते हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। अगर अभी हाल ही की बात करें तो 14 to 16 सितंबर 2022 में जो भूटान की मैजेस्टी किंग है वो यहाँ पर विजिट करते हैं इंडिया को, और यहाँ पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उनसे मुलाकात करते हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप
इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जो इंडिया और भूटान की बायलैटरल रिलेशनशिप है वो कितनी यूनिक है, कितनी स्पेशल है। क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जब 2014 में आफ्टर द जनरल इलेक्शन, तो फर्स्ट कंट्री जो उन्होंने ओवरसीज विजिट के लिए चूज किया था वो था भूटान। और ये जो छोटे छोटे हाई लेवल विजिट्स हैं ना, ये फ्रिक्वेंट और इनकी जो 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 एक सस्टेन्ड विजिट है ना, कि कभी भूटान के जो हाई लेवल लीडर्स हैं वो इंडिया को विजिट कर रहे हो और इंडिया के हाई लेवल पॉलिटिकल लीडर्स जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो भूटान को विजिट कर रहे हैं, तो ये बताता है कि जो भूटान और इंडिया की बायलैटरल रिलेशनशिप है ये कितनी गुडविल से पर बेस्ड है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, ट्रस्ट पे बेस्ड है, और कितनी स्पेशल एंड यूनिक है। ओके, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखें तो इसने कंसिस्टेंट सपोर्ट प्रोवाइड किया है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द भूटान, स्पेशली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में। सो हाइड्रो पावर कोऑपरेशन है दो कंट्रीज के बीच में, एक तरीके की विन विन सिचुएशन है, इंडिया को भी फायदा, इनको म्यूचुअल बेनिफिट प्रोवाइड करती है। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया इंडिया और भूटान रिलेशनशिप का। अब हम आ जाते हैं एरियाज ऑफ कोऑपरेशन में, इंडिया भूटान बायलैटरल रिलेशनशिप में। तो पहला एरिया ऑफ कोऑपरेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा हाइड्रो पावर कोऑपरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तरीके से सेंट्रल पिलर है इंडिया भूटान बायलैटरल रिलेशनशिप का। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन की बात किया जाए अगर भूटान में, तो इसमें इंडिया का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। 2022 में अभी नवंबर में जो हमारे पावर सेक्रेटरी हैं श्री आलोक कुमार जो इस समय, तो उन्होंने विजिट किया था भूटान को, और उन्होंने जो उनका काउंटर पार्ट हैं उनके साथ एक कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यू मीटिंग की थी कि किस तरीके से इंडिया भूटान हाइड्रो पावर कोऑपरेशन को और स्ट्रेंथन किया जा सकता है, क्या स्कोप है कि इसमें हम काम कर सके। तो हाइड्रो पावर कोऑपरेशन इंडिया और भूटान के लिए एक तरीके से विन विन सिचुएशन है, दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट होता है, क्योंकि जो हाइड्रो पावर है वो भूटान की जो इकोनॉमी है वो हाइड्रो पावर में काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। दूसरा एरिया ऑफ कोऑपरेशन की बात करें तो सोशियो इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इंडिया भूटान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और यहाँ पर देखा जाए तो अगर सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें एज फार एज द भूटान इज कंसर्न, तो ये इंडिया के द्वारा अभी भी लीडिंग सोर्स है इंडिया। तो अगर भूटान में अगर कहीं से इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो उसका मैक्सिमम पार्ट किसके द्वारा यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, इंडिया के द्वारा। ओके, तो ये सोशियो इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो इंडिया का इकोनॉमिक असिस्टेंस है, सब्सिडीज़ हैं, जो ट्रेड कोऑपरेशन है भूटान के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है कोऑपरेशन के लिए। देन डेवलपमेंटल कोऑपरेशन, डेवलपमेंटल कोऑपरेशन की बात करें तो इंडिया का जो असिस्टेंस है भूटान के लिए ये एक सस्टेन्ड एंड कॉन्टिन्यू रहा है हमेशा, और बेसिकली जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इंडिया के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं भूटान में, उनका डायरेक्ट बियरिंग इम्पैक्ट होता है ऑन द कॉमन पीपल, ऑन द लाइफ्स ऑफ द कॉमन पीपल। ओके, तो जो कॉमन पीपल से रिलेटेड, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इरिगेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, स्कॉलरशिप हो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, रोड, एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट, राइट, कुछ जो भी ये यहाँ पर आपके एरियाज मेंशन हैं, ये डायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं कॉमन पीपल ऑफ द भूटान, और इन सारे एरियाज में इंडिया असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, वो भी सस्टेन एंड कॉन्टिन्यूअस मैनर में भूटान को। तो एक की एरिया ऑफ कोऑपरेशन है। नेक्स्ट एरिया है एजुकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो इंडिया का जो पॉपुलर एजुकेशन, इंडिया एक तरीके से पॉपुलर डेस्टिनेशन है भूटानीज स्टूडेंट्स के लिए, कि यहाँ पर भूटानीज स्टूडेंट्स इंडिया में आते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे एनरोल होते हैं, एजुकेशन लेते हैं, स्किल डेवलपमेंट करते हैं, बहुत सारे स्कॉलरशिप भी चलाए जाते हैं, स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भूटानीज स्टूडेंट्स को, और इस तरीके से ये इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है भूटानीज स्टूडेंट को। तो ये भी एक एरिया ऑफ कोऑपरेशन हो जाता है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड बुद्धिस्ट लिंक।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया अगर हम बात करें इंडिया और भूटान के बीच में, तो कल्चरल टाइज काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। बहुत सारे नंबर में, बहुत सारी संख्या में जो भूटानीज पिलग्रिम्स हैं वो विजिट करते हैं, ट्रैवल करते हैं इंडिया में। बोध गया, राजगीर, नालंदा, सिक्किम, उदयगिरी, जो भी बुद्धिस्ट साइट्स हैं इंडिया में, उनको विजिट किया जाता है जो भूटान के लोग हैं उनके द्वारा। और एक तरीके से ध्यान रखें, जब 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे इंडिया और भूटान अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन की, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो भी हॉलीनेस है आपके भूटान की, उन्होंने यहाँ पे विजिट किया था राजगीर में नवंबर 2018 में। और एक तरीके से ब्रेकिंग सेरेमनी थी टू कंस्ट्रक्ट द भूटानीज जो आपके टेम्पल है यहाँ पे, वर्ल्ड पीस प्रेयर की गई थी राजगीर इन बिहार में। तो एक तरीके से पीपल टू पीपल एक्सचेंज एंड कल्चरल टाइज एक इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ कोऑपरेशन है जो इंडिया और भूटान की बायलैटरल रिलेशंस को काफ़ी मजबूत बनाता है एक तरीके से। ओके अब रिसेंट में बहुत सारे, ये तो हो गए कुछ ट्रेडिशनल एरियाज जहाँ पे भूटान और इंडिया कोऑपरेट कर रहे हैं। अभी कॉन्टेम्पररी टाइम पे जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो रहा है और नए नए एरियाज उभर कर आ रहे हैं, तो अभी कॉन्टेम्पररी टाइम में बहुत सारे नए एरियाज उभर कर आए हैं जो इंडिया और भूटान के बीच में एरिया ऑफ कोऑपरेशन बन रहे हैं। तो न्यू एंड इमर्जिंग एरियाज ऑफ कोऑपरेशन क्या है? पहला तो है स्पेस कोऑपरेशन। ओके, स्पेस कोऑपरेशन एक प्रॉमिसिंग एरिया बन रहा है इंडिया और भूटान के बायलैटरल रिलेशन पे, जहाँ पर इंडिया कैपेसिटी बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है भूटानीज इंजीनियर्स को, वहाँ के स्टूडेंट्स को अपने इसरो के सेंटर पे, ताकि उनकी कैपेसिटी बिल्ड किया जा सके, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सके। देन फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनटेक एक तरीके से न्यू डोमेन ऑफ कोलैबोरेशन हो रहा है इंडिया और भूटान के लिए। आपने सुना होगा कि जो रुपे कार्ड है उसको भूटान में लॉन्च किया गया। इसे 2 फेज़ में लॉन्च किया गया। फर्स्ट फेज़ 2019 में, जहां पर जो भूटान के लोग हैं वहां पे रुपे से पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए निगोसिएशंस हुआ था। देन सेकेंड फेज़ 2020 में, जहां पर इनेबल किया गया एक्सेप्टेंस ऑफ द भूटान जो पेमेंट्स है इन इंडिया यूजिंग रुपे कार्ड एंड ऑल। ओके, तो इस तरीके से आप ये देखोगे कि जो ये फुल इंटरऑपरेबिलिटी का कंसेप्ट होता है ना बैंकिंग में, फाइनेंस में, उसको फ्लैगशिप डिजिटल प्रोजेक्ट प्रोग्राम के रूप में कंप्लीटली लॉन्च किया गया था भूटान में। तो ये एक न्यू डोमेन है कोलैबोरेशन का, फिनटेक। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ भूटान्स का जो ड्रकरेन है विथ इंडियाज नेशनल नॉलेज नेटवर्क। ये एक तरीके से की कोऑपरेशन है कहाँ पर? इन द डोमेन ऑफ ई लर्निंग। तो प्रेजेंट में आप देखेंगे कॉन्टेम्परेरी टाइम पे ई लर्निंग एक इमर्जिंग एरिया है, और इसमें भूटान और इंडिया दोनों नए नए वेज ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से वो ई लर्निंग के क्षेत्र पे या डोमेन में कोऑपरेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। कोविड-19 पैंडमिक के दौरान असिस्टेंस प्रोवाइड की गई थी कंट्री हमारे इंडिया के द्वारा, जो वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव हमारी जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने रन किया था, इस पे जो वैक्सीन प्रोवाइड की गई और अदर मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड की गई थी भूटान को। देन एक ग्याल संघ प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के तहत इंडिया एक तरीके से प्रोवाइड कर रहा है असिस्टेंस भूटान में जो लोगों को फॉर द जो क्रिटिकल स्किल डेवलपमेंट है उसके लिए, एंड नेशन बिल्डिंग एफर्ट्स है उस पर एक तरीके से उन्हें असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये भी कुछ एरियाज हैं जो अभी बहुत ही रिसेंट के हैं ये। ओके, तो ये तो एरियाज ऑफ कोऑपरेशन हो गया। आपको समझ में आ गया कि भाई कितना अच्छा है बायलैटरल रिलेशन, कितना स्पेशल है, कितना यूनिक है इंडिया और भूटान का। अब ये इतना इतना यूनिक और स्पेशल क्यों है, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई भूटान की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है इंडिया के लिए, जो इंडिया इतना ज़्यादा असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रहा है, राइट, इतनी सारी इकोनॉमिक एड प्रोवाइड कर रहा है। तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ भूटान फॉर इंडिया? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है सिक्योरिटी एलाई होने, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, इधर चाइना है आपका
और चाइना की जो प्रेजेंस है इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो भूटान स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, क्योंकि ये जो कॉरिडोर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर जहाँ से हम नॉर्थ ईस्ट पे एंटर करते हैं, आई होप कि ये आपको विजिबल हो रहा होगा, तो ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इन केस चाइना साउथवर्ड को इनक्रोच करता है इंडियन टेरिटरी में, तो अगर ये ब्लॉकेड हो गया यहाँ पर तो नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, क्योंकि जो चाइना की टेरिटरी है यहाँ पे ट्राई जंक्शन बनता है, सिक्किम जो इंडिया का पार्ट है, देन चाइना और भूटान के बीच में। ओके, 2017 का आपको याद होगा डोकलाम स्टैंड ऑफ, जो स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, तो यहाँ पर भूटान ने इंडियन ट्रूप्स को अलाउ किया था कि वो उनकी टेरिटरी से एंटर कर सकते हैं। तो एक ये बहुत हेल्प मिल जाती है इंडिया को यहाँ पर। तो सिक्योरिटी कोऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भूटान इंडिया के लिए। देन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जो इंडिया है वो भूटान का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, जो इन्वेस्टमेंट जाता है उसमें बहुत ह्यूज शेयर है इंडिया का। तो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है भूटान की। देन कल्चरल इंपॉर्टेंस है, जो भी कल्चरल टाइज है इंडिया और भूटान के बीच में, ये कल्चरल डिप्लोमेसी को प्रमोट करता है, इंडिया की जो कल्चरल डिप्लोमेसी है उसको सक्सेसफुल बनाता है। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये तो रही भूटान क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। नेक्स्ट आ जाता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया फॉर भूटान। भाई भूटान को क्या जरूरत है इंडिया के लिए। तो अगर हम देखें तो भाई भूटान की जो सिक्योरिटी है ये कॉमन इशू है दोनों के लिए, इंडिया के लिए भी और भूटान के लिए। भाई भूटान एक छोटा सा देश है और उसके पड़ोस में कौन है, चाइना। अब भूटान की तो इतनी मिलिट्री पावर भी नहीं है, इतना स्ट्रांग भी नहीं है एज कंपेयर टू चाइना। तो अगर भूटान को भी अपने बॉर्डर सिक्योर रखने हैं, अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करनी है, तो इंडिया की असिस्टेंस चाहिए इंडिया को, भूटान को, इंडिया का कोलैबोरेशन चाहिए भूटान को। देन स्ट्रांग डिप्लोमेटिक सपोर्टर बनता है इंडिया भूटान के लिए हर मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। इवन जो यूएन की जो मेंबरशिप थी भूटान उसको लेकर उसको सपोर्ट किया गया इंडिया के द्वारा। तो एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक सपोर्टर ऑफ भूटान है इंडिया। देन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वेदर इट्स एजुकेशन, वेदर इट्स हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट हैं उसको लेकर, या स्किल डेवलपमेंट हो गया। ओके, उस सब एरिया में इंडिया असिस्टेंस प्रोवाइड करता है भूटान को। देन इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करना। देन कल्चरल टाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो इनके रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये हमने यहाँ पर समझ लिया कि किस तरीके से जो भूटान है वो इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है और किस तरीके से इंडिया भूटान के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। बट आप देखोगे कि ऐसा नहीं है कि किसी भी बायलैटरल रिलेशंस में सब गुड 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 होता है, जैसा कि हम अभी पढ़ रहे हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस जो इंडिया भूटान रिलेशनशिप में भी आते हैं, जैसे कि हर एक बायलैटरल रिलेशनशिप में होते हैं। तो अब ये चैलेंजेस क्या है, रिसेंट ईयर में आप देखोगे 2012 एंड 13 में जो ये ड्रिफ्ट है इंडिया और भूटान के बीच में, ये काफ़ी लार्ज हो गई थी। दो कि आप इसकी शुरुआत काफ़ी पहले होती है, बट रिसेंट के कुछ एरियाज हम देखते हैं, जैसे कि चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, ये इंडिया को सबसे ज़्यादा हर्ट करता है। अभी रिसेंट ईयर्स में देखा जाए तो चाइना का इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक टाइज जो भूटान के साथ है वो इंक्रीज हुआ है, चाहे वो कोविड-19 के दौरान वैक्सीन प्रोवाइड करना हो, या अदर मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना हो, या अदर सोशियो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स पे असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाना हो चाइना के द्वारा, या चाहे डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट बढ़ रही हो चाइना और भूटान के बीच में। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। ओके, तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है ये इन दोनों की बायलैटरल रिलेशनशिप में एक चैलेंज आता है। नेक्स्ट है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। सी, भूटान की इकोनॉमी का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये की पिलर है। ओके, अगर और जो भूटान के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसमें मेजर पार्टनर कौन है डेवलपमेंट में, इंडिया है। तो कई बार कुछ पब्लिक अपोजिशन देखने को मिलते हैं भूटान में कि भाई इंडिया का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट क्यों है इस सेक्टर में, इस तरीके से तो हम इंडिया पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, एक डिपेंडेंट इकोनॉमी क्रिएट की जा रही है। तो
पब्लिक अपोजिशन होता है, जो भूटान में जो जनता है वो बाहर आकर इस मुद्दे को लेकर उठाती है गवर्नमेंट के सामने और क्रिटिसाइज करती है गवर्नमेंट में, ये जो भूटान की गवर्नमेंट है उसको, कि भाई इंडिया का ओवर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इस सेक्टर पे। नेक्स्ट है ट्रेड इश्यूज। देखो, इंडिया भूटान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, इन्वेस्टमेंट भी जाता है, बट यहाँ पर ट्रेड इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, जिसे हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। भूटान बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है इंडिया से एज कंपेयर टू कि जितना एक्सपोर्ट करे। तो यहाँ पर भूटान एक तरीके से चाह रहा है कि उसे ग्रेटर एक्सेस मिले इंडियन मार्केट में फॉर इट्स प्रोडक्ट, ताकि इस ट्रेड डेफिसिट को वो रिजॉल्व कर सके, ट्रेड को थोड़ा सा बैलेंस बना सके। ऐसा ना हो कि भाई हम इंडिया से हम प्रोडक्ट्स को मंगाए जा रहे हैं और हमारे प्रोडक्ट की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। इट्स लाइक दैट, ओके। तो ये एक कंसर्न बनता है इंडिया और भूटान के बायलैटरल रिलेशन में। लास्ट में बात करूंगी एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स इन भूटान जो कभी कभी देखने को मिलती हैं। इसके कई सारे फैक्टर्स हैं, कोई एक फैक्टर्स नहीं है। हमने एक तो ये देख ही लिया कि किस तरीके से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में इंडिया की ओवर इन्वॉल्वमेंट को लेकर पब्लिक अपोजिशन होता है, ओके, ये भी एक कारण है। देन इंडिया की जो कोहर्सिव कमर्शियल डिप्लोमेसी है, तो कुछ क्रिटिक्स जो भूटान में है वो हाईलाइट करते हैं कि इन केस मान लीजिए जो भूटान है वो अपनी डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट चाइना के साथ थोड़ा इंक्रीज कर देता है, तो इधर इंडिया क्या करता है भाई, अपने जो सब्सिडीज हैं भूटान को वो कट कर देगा, इकोनॉमिक एड कट कर देगा, राइट। तो जो भूटान में क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि भाई जो इंडिया की जो कॉमर्शियल डिप्लोमेसी है भूटान को लेकर, ये कोहर्सिव है, एक्सप्लॉइटेटिव है। जब इंडिया का मन होगा तब वो इसे बंद कर देंगे, जब इंडिया का मन होगा इसे कम कर देंगे, तो इसका इम्पैक्ट फिर भूटान के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे पड़ता है। तो जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि भाई ये ओवर इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है इंडिया पर, और दिस इज अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट इन भूटान कि, और ये डिबेट्स, इस तरीके की डिबेट्स जब पब्लिक में होती हैं तो ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स क्रिएट करते हैं, इंडिया को एक विलेन बनाकर, एक विलेन की इमेज पैदा कर देते हैं, एक बिग ब्रदर सिंड्रोम कि ना बड़े भाई का दबदबा है टाइप का, क्योंकि इंडिया जियोग्राफिकली साइज देखा जाए तो बड़ा है, इकोनॉमिकली बड़ा है, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ज़्यादा पावरफुल है। तो बिग ब्रदर सिंड्रोम की जो भावना है ना वो उभर कर आती है कि भाई ये हेजेमोनिक एंड एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशन रख रहा है इंडिया, और ये सारे फैक्टर्स मिलकर एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स भूटान में इमर्ज करते हैं, जिससे कि इसका इम्पैक्ट इंडिया और बायलैटरल की जो स्पेशल एंड यूनिक रिलेशनशिप है उस पर पड़ते हैं। तो ये हो गया चैलेंजेस, ओके। आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे। अब वे फॉरवर्ड क्या है, तो वे फॉरवर्ड क्या है कि भाई इंडिया और जो भूटान है इनकी बायलैटरल रिलेशनशिप स्पेशल और यूनिक बनी रहें, स्ट्रेंथन रहें, क्योंकि नेबरहुड फर्स्ट, जो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसका एक हिस्सा है, और हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, हमारे लिए स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस है भूटान की। तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट हैं फॉरेन पॉलिसी के वो सजेस्ट करते हैं कि भाई दोनों कंट्रीज़ को अपनी इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाना चाहिए, कल्चरल एक्सचेंज पर ध्यान देना चाहिए, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को बढ़ाना चाहिए, ओके। स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन बढ़ाओ, डिफेंस कोऑपरेशन करो, क्योंकि कॉमन इशू इंडिया और भूटान का क्या है, सिक्योरिटी, और इसमें अगेंस्ट में कौन खड़ा है, चाइना। तो दोनों को स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन पे ध्यान देना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाओ, इसको ध्यान देना चाहिए। इन्वायरमेंटल कोऑपरेशन कर सकती हैं दोनों कंट्रीज, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट कर सकती हैं, कनेक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ एरियाज हैं जिसके थ्रू इंडिया और भूटान जो करंट चैलेंजेस हैं उससे ओवरकम हो सकते हैं, और जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स डेवलप होते हैं भूटान पे उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं विद द सम पॉजिटिव एफर्ट्स, ओके। तो ये था इंडिया और भूटान का रिलेशनशिप। आई होप कि आपको ये बायलैटरल रिलेशनशिप अच्छे से समझ में आई होगी गाइस। एंड कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करिएगा, और हाँ, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा आप, और कमेंट करके बताइएगा कि आज का डिस्कशन कैसा लगा। एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।